कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शाम का वक्त तकरीबन 8 बजे पूरा राणा मेंशन खूबसूरती से सजा हुआ था। खूबसूरत लाइट से जगमगा रहा पूरा घर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आज दिवाली थी और दिवाली की पूजा अभी होना बाकी थी। सब लोग अपने अपने रूम में थे और रेडी हो रहे थे। बाहर गार्डन एरिया में भी खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया था, क्योंकि कुछ लोग आज आ रहे थे जो दिवाली के गिफ्ट और मिठाई वगैरह लेकर आ रहे थे। और सब लोग पंखुड़ी और प्रांस को स्पेशली मिलना चाहते थे, क्योंकि उनकी पहली दिवाली थी। पंखुड़ी इस वक्त अपने रूम में थी और उसने आज भी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ और रेड कलर की साड़ी में लिपटी हुई पंखुड़ी की खूबसूरती एक तरफ। वो इस वक्त हद दर्जे की खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से सामने खड़े प्रांस का गला सूख रहा था। वो कब से पंखुड़ी को ही देख रहा था और पंखुड़ी को देखते हुए उसके पूरे तन बदन में हलचल मच रही थी। बाहर के पटाखे का तो नहीं पता, लेकिन उसके सामने जो पटाखा खड़ा था उसे फोड़ने का उसे बहुत मन कर रहा था। वो पंखुड़ी के पीछे आकर खड़ा हुआ और बोला, तुमने मांग में सिंदूर नहीं लगाया? पंखुड़ी झट से बोली, अभी तो मैं रेडी हो रही हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। प्रांस ने मुंह बनाया। काश पंखुड़ी ने उसे ये बताने की बजाय ये कहा होता कि वो खुद से उसकी मांग भर दे, लेकिन उसकी बीबी इतनी रोमांटिक और इतने दिमाग वाली कहाँ? दिमाग तो वो वहाँ लगाएगी जहाँ उसे लगाना ही नहीं है। पर प्रांस को पंखुड़ी के कहने की क्या ही ज़रूरत थी। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो पंखुड़ी तुरंत उसकी तरफ घूम गई। अगले ही पल प्रांस ने सामने रखी हुई सिंदूर की डिब्बी को खोल दिया। पंखुड़ी हैरानी से बोली, क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है मुझे जल्दी से रेडी होना है, क्योंकि सासू माँ ने मुझे धमकी दी है। उसकी बात सुनकर प्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, कैसी धमकी? पंखुड़ी जल्दी से बोली, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं पूजा के वक्त तक रेडी होकर नीचे नहीं आई तो वो मेरे बिना ही पूजा कर देंगे। आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या? आपको पता है मॉम ने कहा था कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। जब भी इस घर में पूजा होगी तो मुझे उस पूजा में रहना है, लेकिन यहाँ तो सासू माँ मेरे बिना ही पूजा कर देंगे। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, इसलिए मैं टाइम से भी पहले रेडी होकर नीचे चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर प्रांस मुस्कुराया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम तुम्हारे बिना पूजा नहीं करेंगी। अगर तुम लेट भी हो जाओगी तो भी नहीं। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, सच में? तो फिर सासू माँ मुझे झूठी धमकी दे रही थी? प्रांस ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, तुम्हारी मॉम ने कुछ झूठ नहीं कहा था, उन्होंने सच कहा था कि तुम इस घर की लक्ष्मी हो और जब भी इस घर में कोई पूजा होगी तो तुम्हें उसमें रहना होगा, इसलिए कोई भी पूजा तुम्हारे बिना नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। ये बोलते हुए उसने अब उस सिंदूर की डिब्बी में से एक चिटकू सिंदूर लिया। पंखुड़ी की आंखें अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और साथ में दिल भी जोरों से धक धक करने लगा। हालांकि वो लिक्विड वाला सिंदूर ज़्यादा लगाती थी, लेकिन प्रांस उसे सूखा वाला सिंदूर लगा रहा था। पंखुड़ी झट से बोले, आपको पता है मुझे सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मॉम ने कहा था कि अगर हम रोज़ सिंदूर लगाएं तो हमारे पति की उम्र बढ़ती है। फिर मैंने उन्हें पूछा कि सिर्फ पति की उम्र ही क्यों बढ़ती है, पत्नियों की क्यों नहीं? अगर सिर्फ आपकी उम्र बढ़ेगी और मेरी नहीं बढ़ेगी तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। अगर मेरी उम्र कम हुई, आपकी उम्र ज़्यादा हुई तो मेरे जाने के बाद कोई रीवा जैसी आपसे चिपक गई तो काश आप भी मेरे लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाते। उसकी बात सुनकर फ्रांस हंसा और उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, मुझे तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है जान। तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी तो उस तकलीफ़ के सामने मैं तुमसे भी पहले खड़ा हो जाऊंगा, जिससे वो तकलीफ़ तुम तक आ ही ना पाए और इससे तुम्हारी उम्र खुद ब खुद बढ़ जाएगी। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके नाक पर जरा सा सिंदूर गिरा तो वो अब और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगी। प्रांस ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। पंखुड़ी अचानक से शर्मा गई और उसने अपना चेहरा झुका लिया। प्रांस पीछे की तरफ हटकर बोला,
जल्दी से रेडी हो जाओ वरना कोई पता नहीं तुम्हारी सासू माँ का अगर सच में तुम्हारे बिना पूजा शुरू भी कर दें तो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरान रह गई। उसने अब जल्दी से रेडी होना शुरू किया और उसे यूं देखकर प्रांस को उस पर हंसी आने लगी। कुछ ही देर में अब वो दोनों रेडी होकर नीचे की तरफ आए जहाँ पंखुड़ी ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वहीं प्रांस ने वाइट कलर का कुर्ता पजामा और ऊपर से रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी। वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन पंखुड़ी के सामने वो थोड़ा कम ही था। पंखुड़ी की तो बात ही अलग थी। उन दोनों को देखते हुए सबकी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। पंखुड़ी ने आकर एक बार फिर से सबका आशीर्वाद लिया और इस बार प्रांस भी उसके साथ सबका आशीर्वाद ले रहा था। नताशा ने जल्दी से नोटों की एक गड्डी अपने हाथ में ली और उसे लेकर प्रांस और पंखुड़ी के पास आई। वो उसे उन दोनों पर घुमाते हुए बोली, तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही एक दूसरे के साथ रहो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए प्रांस की तरफ देखा। तभी रीवा की आवाज़ वहां पर गूंजी, नज़र तो जिससे लगनी होती है उसे लग कर ही रहती है नताशा आंटी, बेशक से फिर जितना मर्जी नज़र उतार लो। उसकी बात सुनते हुए सब लोग रीवा की तरफ देखने लगे थे और प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। रीवा को वहां पर देखकर सब लोग हैरान थे। हालांकि रीवा के साथ अब उनके फैमिली रिलेशंस थे तो वो कभी भी राणा मेंशन में आ सकती थी, लेकिन अभी तक सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ था, कोई रस्म नहीं हुई थी, एंगेजमेंट भी नहीं, शादी नहीं हुई थी। तो उन्हें नहीं लगता था कि रीवा और तनिष्क दिवाली बधाई देने वहां पर आएंगे। पंक्ति भी उनके साथ ही थी और उसकी नज़रें तो सीधा आश्रय पर जाकर टिक गई थी। आश्रय भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तनिष्क मुस्कुराया और बोला, वैसे आप सही कर रही हैं नताशा बुआ, जो इन दोनों की नज़र उतार रही हैं, वैसे भी आजकल नज़र बहुत जल्दी लगती है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रांस और पंखुड़ी पर थी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो तनिष्क, अगर प्रांस राणा को नज़र लगेगी भी तो उस नज़र का मुंह कैसे तोड़ना है ये प्रांस राणा को बहुत अच्छी तरह से आता है। प्रांस राणा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो कोई उसे तबाह कर चला जाएगा। प्रांस राणा खुद एक तबाही है, अगर कोई उसे तबाह करने आएगा तो उस तबाही का मतलब प्रांस राणा उसे बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें रीवा पर थी और उसे रीवा से इस तरह से बात करते हुए देख सबसे ज़्यादा हैरान पंखुड़ी हो रही थी। वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी और यहाँ तो साफ पता चल रहा था कि प्रांस को रीवा बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं और किसी को प्रांस और रीवा के बीच चल रही जुगलबंदी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रांस की बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। प्रांस तनिष्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा लगा तुम यहाँ पर आए। तनिष्क मुस्कुराया और बोला, आना ही था, अब आप लोगों से रिश्ता जुड़ने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं परीक्षा के साथ हर एक खुशी सेलिब्रेट करूँ, हर एक तकलीफ बांटूँ, तो ये खुशी भी सेलिब्रेट करनी ही थी। ये बोलते हुए उसकी नज़रें परीक्षा पर थी जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सब लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सृष्टि पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम ठीक हो ना बेटा? पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग अंदर चलिए ना। रीवा की नज़रें अभी भी प्रांस पर टिकी हुई थी और बेशक से और कोई समझे ना समझे, लेकिन सृष्टि और प्रलय उन नज़रों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। प्रांस भी अंदर की तरफ आ गया। पंखुड़ी के चेहरे पर अचानक ही परेशानी झलकने लगी। उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। उसकी प्लेट सेट करने वाली थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सबके साथ थी तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो साइड में कैसे जाए। रीवा, पंक्ति और तनिष्क जाकर सोफे पर बैठे। वो अपने साथ बहुत सारा शगुन का सामान लेकर आए थे जो सर्वेंट ने उठाया हुआ था। उसने वो सारा सामान अंदर रखवाया और बोली, यह सब परीक्षा के लिए, कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी और उसके बाद तो परीक्षा को सारे फंक्शंस हमारे साथ ही सेलिब्रेट करने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही कर दी जाए। परीक्षा मुस्कुराई और बोली, हैप्पी दिवाली दी। रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी दिवाली टू यू टू। एक काम करो, थोड़ा टाइम अब तुम तनिष्क के साथ बिता लो। तनिष्क, तुम यहाँ पर सिर्फ परीक्षा को गिफ्ट देने तो नहीं आए हो,
उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहते होगे नो, तो जाओ, दोनों बाहर जाकर गार्डन में कुछ वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। नताशा मुस्कुराई और बोली, हाँ क्यों नहीं, जाओ। तनिष्क, तुम परीक्षा के साथ बाहर जाओ, कुछ ही देर में फिर दिवाली पूजा करनी होगी तो परीक्षा को उसमें बैठना होगा। रीवा मुस्कुराई और बोली, आप लोगों ने अभी तक दिवाली की पूजा नहीं की क्या? रागिनी ने पंखुड़ी की तरफ देखा और बोली, कहाँ, अब तक तो हमारे घर की लक्ष्मी खुद तैयार हो रही थी, हम पूजा कहाँ से कर लेते, बस अब पूजा करने जाने ही वाले थे। रीवा मुस्कुराई और बोली, तो फिर आप लोग रुके क्यों हैं? मैं तो यहाँ पर आप लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आई हूँ। अगर मेरी वजह से आप लोगों की दिवाली में प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप लोग अच्छे से पूजा कीजिए, तब तक हम ये कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं। ये बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की तरफ देखा। तनिष्क भी मुस्कुराते हुए बोला, यस दी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप लोग अपनी पूजा कीजिए, उसके बाद मैं कुछ वक्त परीक्षा के साथ स्पेंड कर लूँगा। परीक्षा उसकी बात पर मुस्कुराई। प्रलय को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि बात यहाँ पर परीक्षा की भी आ जाती थी। प्रांस ने पंखुड़ी की तरफ देखा और बोला, चले पूजा के लिए? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हिलाया और बोली, बस 2 मिनट में अभी आई। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई जहाँ एक्स्ट्रा रूम था। प्रांस ने उसे यूं भागते हुए देखा तो वो हैरान हुआ। वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे आया तो देखा पंखुड़ी की साड़ी की सारी प्लेट्स आगे की तरफ निकली हुई थी और पंखुड़ी जल्दबाजी में उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो उन्हें ठीक भी नहीं कर पा रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। अचानक ही अब प्रांस बिल्कुल उसके सामने आकर बैठा और उसने पंखुड़ी के प्लेट्स के कपड़ों को अपने हाथों में पकड़ लिया। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रांस मुस्कुराया और बोला, ऐसे नहीं होगा ये जान, इसे अच्छे से अंदर दबाना पड़ेगा, तुम रुको, मैं करता हूँ। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको ये करना आता है? प्रांस ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसे ये करना आता नहीं था, लेकिन उसने प्रलय को बहुत बार सृष्टि की साड़ी की प्लेट्स ठीक करते हुए देखा था और कहीं ना कहीं उसने भी कभी सोचा था कि वो भी इसी तरह से अपनी बीवी की साड़ी ठीक किया करेगा। उसके चेहरे पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो पंखुड़ी की मुस्कुराहट से भी ज़्यादा मासूम थी। पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। प्रिंस ने उन साड़ी की प्लेट्स को ठीक किया और फिर ऊपर की तरफ उठा। वो अब पंखुड़ी के पेट को छूने वाला था, उन सारी प्लेट्स को अंदर की तरफ टक करने वाला था। उसने जैसे ही अपनी उंगलियों को कपड़े के समेत पंखुड़ी के पेट के अंदर की तरफ टक किया तो पंखुड़ी के होठों से सिसकी निकल गई। प्रांस ने तुरंत नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। सच में उसकी बीबी किसी नाजुक से फूल की तरह थी जिसे हल्का सा छू भी लो तो वो पूरा खिल जाए। उसे यूं अंगड़ाई से लेते देख अब प्रांस ने पंखुड़ी के पेट पर चिकोटी काटी तो पंखुड़ी ने झट से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखें जो कुछ पल के लिए बंद हो गई थी वो अब एक झटके से खुल गई थी। वहीं प्रांस के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और फिर पंखुड़ी को उसकी कमर से थाम लिया। पंखुड़ी का दिल ऑलरेडी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था और अब तो जैसे उसकी जान निकलने को हो गई थी। प्रांस हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और अगले ही पल उसने पंखुड़ी के पेट पर अपने लब रख दिए। पंखुड़ी एकदम सिहर गई। सच में उसका पति हद दर्जे का जानलेवा इंसान था। वो जान निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। प्रांस अब पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा और बोला, ये जो तुमने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा है ना रोज पीटल, चाहूँ तो उस कदर छू सकता हूँ मैं तुम्हें कि तुम खड़ी खड़ी कांप जाओगे। तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से पर हक है मेरा और उसे हाथ से छोड़ो। अपने लबों से भी छू सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, पर बहुत जल्दी मैं और मेरा कंट्रोल दोनों तुम पर शिद्दत से टूटने वाले हैं। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई और प्रांस ने अब अपना हाथ उसके पेट पर पूरी तरह से घुमाते हुए उसकी कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। पंखुड़ी के हाथ सीधा उसके सीने पर आ गए। उसकी गर्म सांसें प्रांस को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। प्रांस भी उसके चेहरे पर झुका और उसकी गर्दन को हल्का सा चूम कर बोला, अब चलें या फिर चाहती हो कि मेरा कंट्रोल आज ही टूट जाए?
पंखुड़ी के बदन में एक करंट सा दौड़ गया। सच ही कहा था प्रांस ने कि उसका छूना भर ही उसे कांपने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी था। वो जल्दी से पीछे की तरफ हटते हुए बोली, बाहर सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रांस मुस्कुराते हुए बोला, इंतज़ार तो मुझे भी बहुत है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें पंखुड़ी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई और उसकी बातों का मतलब तो पंखुड़ी को बेशक से नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया था कि वो उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, जिसकी वजह से पंखुड़ी खुद में ही सिमटने लगी थी। प्रांस ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो, पूजा के मूड से मूड कहीं और शिफ्ट कर रही हो तुम मेरा। एक तो खूबसूरत इतनी लगती हो कि मैं करूं भी तो करूं क्या। ये बोलते हुए उसने अपना सिर हिलाया और उसकी बात सुनकर पंखुड़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। बेशक से प्रांस सीधा सीधा उसकी तारीफ नहीं करता था, लेकिन अब उसने जो इतना सा कहा वो भी उसके लिए बहुत ही खास था। आज तक उसे वो खुद को खूबसूरत नहीं लगी, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि जाकर एक बार खुद को आईने में देखे। उसका चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। वो दोनों बाहर की तरफ आए तो सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अब चलें पूजा के लिए या फिर अभी भी तुम दोनों को वक्त चाहिए। प्रांस कुछ कहता उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, मैं तो कब से इनको कह रही थी सासू माँ की पूजा के लिए चलते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर चिकोटी काट ली। प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं सृष्टि बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पंखुड़ी ने अभी प्रांस को बिल्कुल वैसे ही फंसाया है जैसे उसने प्रांस के सामने सृष्टि को फंसाया था। उसकी मासूम सी बहू रानी अब दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। रीवा सोफे पर बैठी हल्की सी मुस्कुराहट लिए पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। धीरे धीरे कर सब लोग अब पूजा के लिए निकल चुके थे। नताशा को पहले राणा मेंशन में पूजा करनी थी, उसके बाद उसे अपने घर भी जाना था, जहां पर अब इंटीरियर डिजाइनिंग का मोस्टली काम हो चुका था, बस थोड़ा बहुत रह गया था। लेकिन वहां पर दिवाली की पूजा तो करनी ही थी, इसलिए वो तंस और तनुज तीनों वहां पूजा करने के बाद वहां जाने वाले थे। सब लोग अब मंदिर में बैठे थे और आज की पूजा स्पेशली पंखुड़ी के हाथों से करवाई जा रही थी। पंखुड़ी ने अपने लाल रंग से रंगे हुए हाथों को दीवार पर भी लगाया और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा भी अपने हाथों से की। आज तक ये पूजा सृष्टि करती आई थी और आज पंखुड़ी को ये पूजा करते हुए देख उसे कितनी खुशी हो रही थी, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। उसका चेहरा एकदम खिला हुआ था। उसने अपनी तरफ से पंखुड़ी को एक नेकलेस दिया जो कि रियल डायमंड का बना हुआ था, जो उसे प्रलय ने ला कर दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ा चेंज करवाकर सृष्टि ने वो नेकलेस पंखुड़ी को दे दिया था। पंखुड़ी मुस्कुरा रही थी। सब लोग उसे भी शगुन दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों शगुन दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ राणा मेंशन में दिवाली के खास दिन पर लक्ष्मी माँ की पूजा होती थी, वहाँ घर की लक्ष्मी को भी बहुत सारे तोहफे दिए जाते थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ तोहफे पंखुड़ी को मिलने वाले थे, परीक्षा और सृष्टि को भी बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे थे, लेकिन पंखुड़ी को ज़्यादा, क्योंकि ये उसकी पहली दिवाली थी। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग बाहर की तरफ आ गए। पंखुड़ी अपना सामान रखने के लिए अपने रूम की तरफ चली गई। जाते जाते वो प्रांस को बोल कर गई थी और प्रांस ने भी अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे इजाज़त दे दी थी। वो खुद भी उसके पीछे पीछे रूम में जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो रूम में जाने लगा, रीवा ने उसका रास्ता रोक लिया। बाकी सब लोग अब दिवाली मनाने के लिए बाहर गार्डन में जा चुके थे, जहाँ पर वो सब पटाखे जलाने वाले थे। तनिष्क भी परीक्षा के साथ ही था और आश्रय पंक्ति के साथ। रीवा फोन कॉल के बहाने अंदर रुकी हुई थी और अब उसकी गहरी नजरें प्रांस पर थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, लोगों को कई तरह के शौक होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ लोगों को दूसरों के रास्ते रोकने का भी शौक होता है। ये बताओ, ये जो तुम्हारा शौक है वो स्पेशली मेरे लिए है या फिर दूसरों का रास्ता भी तुम ऐसे ही रोकती हो? रीवा मुस्कुराई और बोली, दूसरे तुम्हारी तरह खास नहीं। प्रांस एटीट्यूड से बोला, मतलब ये ऑब्सेशन सिर्फ मेरे लिए ही है? रीवा बेहद गहरी आवाज़ में बोली, चलो तुम्हें इतना तो समझ में आया कि मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेसिव हूँ। अब ये बताओ, तुम मुझे अपना ऑब्सेशन कब बनाओगे?
प्रांस तुरंत बोला, कभी भी नहीं। प्रांस राणा को सस्ती चीज़ों का शौक नहीं है। उसका जो ऑब्सेशन है वो बहुत खास है। अगर तुम नहीं मिली तो मिल लेना। यहीं इस घर में मेरे साथ ही रहती है वो, मेरी बीबी पंखुड़ी प्रांस राणा। पागल हूँ मैं उसके लिए। ऑब्सेशन शब्द तो बहुत छोटा है। अगर बात उस पर आ जाए तो प्रांस राणा पागलपन की हद भी पार कर जाए। उसके सामने तुम चीज ही क्या हो। ये बोलते हुए प्रांस की आंखों में भी गुरूर झलक रहा था। जब से उसे पता चला था कि रीवा ने पंखुड़ी को भी बहुत बार बहुत कुछ बोला है, उसे तो इंतजार था कि रीवा उसके सामने आए और वो उसका गुरूर तोड़े। वहीं उसकी बातें सुनकर रीवा अंदर से सुलग रही थी। उसके जबड़े कसे हुए थे और आंखों में बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। वो व्यंग से बोली, सच में वो मिडिल क्लास लड़की तुम्हारा ऑब्सेशन है? तुम्हारी चॉइस को हुआ क्या है प्रांस राणा? प्रांस भी एटीट्यूड से बोला। प्रांस राणा की चॉइस तो पहले भी परफेक्ट थी और अभी भी परफेक्ट है, तभी तो मेरी चॉइस पंखुड़ी है। अगर चॉइस बिगड़ी होती तो शायद तुम्हारा नंबर लग सकता था, पर तुम तो लिस्ट में बॉटम में भी नहीं आती, टॉप में आना तो दूर की बात। विल, ये बताओ अब सामने से हटने का क्या लोगी? इतनी इंसल्ट काफ़ी है या फिर और करूं? उसकी ये बात सुनकर रीवा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वहीं पंखुड़ी सीढ़ियां उतरते हुए अब नीचे की तरफ आई। उसे जो गिफ्ट्स मिले थे वो रखने के लिए वो ऊपर अपने रूम में गई थी। हालांकि प्रांस भी उसके पीछे पीछे रूम में जाना चाहता था। वो अपनी रोज पीटल के साथ थोड़ा सा रोमांस करना चाहता था, लेकिन रीवा ने उसका सारा मूड खराब कर दिया था। उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी और अब दिवाली के दिन पर प्रांस ने रीवा का बेइज्जती से भरी मिठाइयों से अच्छा खासा मुंह मीठा करवाया था। पंखुड़ी वहां पर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस थी। प्रांस ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, चले बाहर, मुझे दिवाली के पटाखे फोड़ने हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे लोगों को, पटाखों को जलते हुए देखकर। उसकी बात सुनकर रीवा अब और भी ज़्यादा जल गई थी। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और रीवा की तरफ देखते हुए बोली, आप भी हमारे साथ चलिए ना रीवा जी। रीवा उसकी बात सुनकर बोली, मुझे पटाखे जलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इंसानों को जलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी प्रांस बोला, बेशक से पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए, लेकिन प्रांस और जिन्हें प्रांस राणा चाहता है उन्हें तो एक हल्की सी चिंगारी नहीं लग सकती, आग लगाना तो दूर की बात। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डेविल एक्सप्रेशन थे। उसने अब पंखुड़ी का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रीवा और प्रांस के बीच कोई तो जुगलबंदी चल रही हो। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिससे परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम हो। बेशक से वो मासूम थी या बेवकूफ़, लेकिन समझदार भी थी और वो नहीं चाहती थी कि परीक्षा और तनिष्क की शादी में कोई भी रुकावट आए, कोई भी प्रॉब्लम हो। उसने उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार उन दोनों की आंखों में देखा था। जहाँ एक तरफ प्रांस पंखुड़ी को लेकर बाहर जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग पहले से ही बाहर थे। प्रांस भी वहां पर मौजूद था। उसे भी अब कुछ ही देर में रिया से मिलने के लिए निकलना था। आश्रय पंक्ति के साथ था और पंक्ति पटाखों से डर रही थी। वो बार बार पीछे की तरफ भाग रही थी, लेकिन आश्रय आराम से सारे पटाखे जला रहा था। प्रलय और सृष्टि भी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। रागिनी फोन पर हार्दिक से बात कर रही थी और नताशा और तनुज अपने घर के लिए निकल गए थे। हालांकि प्रांस को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रांस को रिया से मिलने जाना था, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि उसे पटाखे जलाना है और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद नताशा और तनिष्क जैसे कुछ बोल ही नहीं पाए। तनिष्क और परीक्षा दोनों अपने आप में ही बिजी थे कि वो बैकवर्ड एरिया की तरफ थे, जहां उन दोनों की बातें ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बातें तो वैसे ज़्यादातर परीक्षा ही कर रही थी। तनिष्क तो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और अब उसका मन कर रहा था अपना मुंह मीठा करने का। दिवाली पर इतना तो बनता था, इसलिए उसने परीक्षा की कमर पर अपना हाथ रख लिया तो परीक्षा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस पंखुड़ी को लेकर बाहर की तरफ आया और उसने एक फुलझड़ी को अपने हाथ में लेकर उससे दिए से जलाया।
पंखुड़ी उस फुलझड़ी को देखकर ही पीछे की तरफ भाग रही थी। उसे पटाखे जलाने में बहुत डर लगता था। फ्रांस ने उसे यूं भागते हुए देखा तो हंसा और तुरंत उसके पीछे पीछे आ गया। उसने पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया और फिर अपना दूसरा हाथ उसके हाथ से टच करने लगा। पंखुड़ी झट से बोली, सुनिए, प्लीज़ मत कीजिए ना, मुझे सच में बहुत डर लगता है। मैंने कभी पटाखे नहीं जलाए। अगर मुझे आग लग गई तो? फ्रांस मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? पंखुड़ी भी तुरंत बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पर फ्रांस एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, चुपचाप इसे अपने हाथ में पकड़ो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी की आंखों में देख रहा था। उसकी ये बात सुनकर अब पंखुड़ी भला उस पर कैसे यकीन ना करती। उसने उस फुलझड़ी को अपने हाथ में लिया और उसे घुमाने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। फ्रांस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और पंक्ति का भी यही हाल था। पंक्ति को वो पटाखे चलाने के लिए बोल रहा था। रीवा बाहर की तरफ आई और इसकी नज़र आश्रय और पंक्ति पर गई। पंक्ति को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत मासूम हो तुमसे अगर कोई गलती हो भी जाए तो कोई तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। आई नो ये गलत है, लेकिन रीवा जिंदल गलत सही नहीं, बस अपना फ़ायदा देखती है। ये बोलते हुए उसने अपनी सातिन नजरी पंखुड़ी की तरफ उठाई जो खिलखिलाकर हंस रही थी। फ्रांस पंखुड़ी के साथ ही था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। इम्पोर्टेंट कॉल देखकर उसने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस 2 मिनट में आया। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। पंखुड़ी का चेहरा थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन अब इतना तो वो मैनेज कर ही सकती थी। उसने तभी पंक्ति की तरफ देखा। उसकी नज़रें परीक्षा को भी ढूंढ रही थी, लेकिन परीक्षा जब उसे कहीं नज़र नहीं आई तो वो चुपचाप पंक्ति की तरफ आ गई। आश्रय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है भाभी, भाई ने आपको अकेले कैसे छोड़ दिया? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर एक बार फिर से कश्मीरी से बन गई और धीमे से बोली, वो उन्हें कॉल आया था तो बस फ़ोन पर बात करने के लिए। रीवा भी वहाँ पर आई और आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें शायद अंदर कोई बुला रहा है आश्रय, आई मीन शायद तुम्हारी दादी। रीवा की बात सुनकर आश्रय ने अंदर की तरफ देखा। कुछ इम्पोर्टेंट होगा ये सोचकर वो जल्दी से बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया। उसे जाते हुए देख रीवा के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने हम पंक्ति और पंखुड़ी की तरफ देखा जो आपस में बातें करने में लगी हुई थी। वो दोनों पटाखों के बारे में ही बातें कर रही थी और दोनों एक दूसरे को अपने डर से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन अब इन्होंने मेरा डर खत्म कर दिया। अब मैं अच्छे से पटाखे जला सकती हूँ। मैं तुम्हें जलाकर दिखाऊं क्या? ये बोलते हुए उसने साइड में रखा हुआ एक बड़ा पटाखा लिया जो सच में बहुत ज़्यादा धमाके से फूटने वाला था। वो सब पटाखे बाद में तंस, आश्रय और प्रांस मिलकर जलाने वाले थे, इसलिए उन्हें साइड में रखा हुआ था। लेकिन पंखुड़ी को नहीं पता था कि वो दिखने में छोटा पटाखा कितना बड़ा धमाका करने वाला है। पंक्ति उसे रोकते हुए बोली, लेकिन अगर इसमें धमाका ज़्यादा जोर से हुआ भाभी तो हम क्या करेंगे? आप रहने दीजिए, जब प्रांस भाई आएंगे तो आप चलाना। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, देखना जब वो मुझे पटाखे जलाते हुए देखेंगे ना, कितना सरप्राइज हो जाएंगे। मैं बस अभी आई। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और उस पटाखे को नीचे रख उसे फुलझड़ी से आग लगाने लगी। तभी अचानक से रीवा ने पंक्ति का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और अगले ही पल पटाखा उसके हाथ में पकड़ा दिया। पंक्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो गोल गोल दिखने वाला पटाखा काफ़ी अजीब था। उसे ही लेकर तो पंखुड़ी जलाने गई थी। पंक्ति जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रही हैं दी? रीवा मुस्कुराई और बोली, बहुत जल्दी पता चलेगा तुम्हें। ये बोलकर उसने जल्दी से पंक्ति को धक्का दे दिया तो पंक्ति उस पटाखे के साथ सीधा आगे की तरफ लड़खड़ा गई। उसने खुद को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन उसके हाथ में वो पकड़ा हुआ पटाखा सीधा पंखुड़ी के पैरों पर जाकर गिरा। पंखुड़ी जो उस पटाखे को आग लगाने के बाद वापस पीछे की तरफ ही आ रही थी कि अचानक से उस पटाखे की वजह से उसका पैर लड़खड़ाया और वो जोर से नीचे ज़मीन पर गिर गई और जोरों से चिल्लाई, आह!
वहीं दूसरी तरफ उस पटाखे को भी आग लग चुकी थी, जिसमें से अब चिंगारियां निकल कर ऊपर की तरफ जाने लगी थी। सारी चिंगारियां ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ भी आ रही थी। उन सारी चिंगारियों को पंखुड़ी के ऊपर गिरते हुए देख सबकी आंखें बड़ी हो गई थी। पंक्ति भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सुन्न रह गई थी। आश्रय भी अंदर से बाहर की तरफ आ चुका था। उसकी नजरें भी पंखुड़ी पर थी। हर कोई पंखुड़ी के साथ साथ प्रांस के लिए भी परेशान हो रहा था, क्योंकि पंखुड़ी जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी उसे प्रांस ने कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ था, जिसकी वजह से वो सारी चिंगारियां जो पंखुड़ी पर गिरने वाली थी वो अब प्रांस की पीठ पर गिर रही थी। किसी तरह प्रांस ने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और वहां से लेकर पीछे की तरफ हट गया। दूसरा वो पटाखा जो पक्ति के हाथों से नीचे गिरा था, अब चिंगारियों की वजह से उसमें भी आग लग चुकी थी और वो दोनों पटाखे एक साथ फूट रहे थे। जोरों से धमाका हुआ और फिर हर कोई अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप उठा। पंखुड़ी ने प्रांस को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसके सीने में सिमटी हुई थी। प्रांस की गुस्से से भरी नजरें अब पंक्ति पर थी और पंक्ति डर से लगातार कांप रही थी। जब प्रांस ने पंक्ति और पंखुड़ी की तरफ देखा था तो उसने सिर्फ उन दोनों को देखा था, रीवा को नहीं। और जब उसने पंखुड़ी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी तो उसने सिर्फ पंक्ति को ही आगे की तरफ देखा था। वो खुद को संभाल कर पीछे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नज़रें उस पटाखे पर थी जो उसके हाथों से नीचे गिरा था। तो इतने में ही प्रांस ने समझ लिया था कि वो पटाखा उसने ही वहाँ पर फेंका है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके पीछे हाथ रीवा का है। सृष्टि और रागिनी तुरंत पंखुड़ी के पास आई। दोनों उसे संभाल रही थी और अब प्रांस उसके हाथ अपने सीने से हटाकर पंक्ति की तरफ चला गया था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेवकूफ़ हो क्या तुम? अंधी हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये क्या हरकत की तुमने? अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीबी को कुछ हो जाता तो? दिमाग नाम की कुछ चीज़ नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, या फिर ये सब कुछ तुमने जानबूझकर? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय आगे की तरफ आ गया। उसने पंक्ति को पीछे किया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, ये क्या कर रहे हैं आप भाई? आप पंक्ति को क्यों डांट रहे हैं? उसकी क्या गलती है? प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, साइड हटो यहाँ से। आश्रय एक बार फिर से बोला, नहीं भाई, मैं साइड नहीं हट सकता। पंक्ति ऑलरेडी बहुत डरी हुई है। उसकी तबीयत पहले से ही खराब है। दूसरा, उसे भी पटाखे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तो पटाखे जला भी नहीं रही थी, मैं ही उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी पटाखे को हाथ नहीं लगाया। तो वो भला भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी? ज़रूर कोई गलतफहमी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, मैंने खुद देखा उसे पंखुड़ी की तरफ वो पटाखा फेंकते हुए। क्या मैं झूठा हूँ? ये बोलते हुए प्रांस का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आश्रय झट से बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना भाई, मैं बस यही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, अब अगर तुम कुछ ना ही कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सुन भी नहीं पाऊँगा। और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगा तो सिर्फ तुम ही नहीं, बाकी सब लोग भी नहीं सुन पाएंगे। ये बोलते हुए उसने एक नज़र पंक्ति की तरफ देखकर बाकी सबकी तरफ भी देखा। अब वो तुरंत पंखुड़ी के पास आ गया। उसने जब पंखुड़ी के आंखों में आंसू देखे तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अगले ही पल उसने वो पूरा बॉक्स उठाया जो पटाखों से भरा हुआ था। अगले ही पल एक पटाखे को लाइटर से आग लगाकर उसने वो पूरा बॉक्स सीधा गार्डन एरिया में फेंक दिया और गुस्से से ही वापस पंखुड़ी की तरफ आया। सब लोग चुपचाप उसका गुस्सा देख रहे थे। आश्रय की नज़रें अब पंक्ति की तरफ थी, जो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाए रो रही थी। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि आखिर एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या। अगर वो गलती से भी कुछ बोल देती तो रीवा उसकी जान ले लेती। सृष्टि का हाथ पंखुड़ी के कंधे पर था और पंखुड़ी सृष्टि के सीने से लगी हुई थी। प्रांस ने सृष्टि का हाथ पंखुड़ी के कंधे से हटाया और फिर उसे तुरंत अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले गया। सृष्टि और बाकी सब लोग उसे जाते देखते रह गए। सृष्टि ने अब पंक्ति की तरफ देखा। इतना तो उसे भी इंसानों की पहचान थी कि वो समझ सकती थी कि कौन सातिर है और कौन मासूम। वो पंक्ति के पास आई और अगले ही पल अब उसने पंक्ति का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। पंक्ति रोते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। उसे रोते हुए देख सृष्टि ने उसे अपने सीने पे लगाया और बोली,
कोई कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा? प्रांस भी बस गुस्से में था तो इतना सब कुछ बोल गया, वरना दिल का बुरा नहीं है वो। और तुम फिक्र मत करो, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए अब वो उसकी पीठ को सहला रही थी। वहीं साइड में खड़ी हुई रीवा बस ये सब तमाशा देख रही थी। हालांकि वो जो करना चाहती थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ वो भी कम मज़ेदार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा और तनिष्क जो बैकयार्ड एरिया की तरफ थे, उन्हें पहले तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब अचानक से बहुत सारे पटाखों की आवाज़ एक साथ आई तो वो दोनों भागते हुए आगे की तरफ आए। तनिष्क की नज़रें अब पंक्ति पर थी जो सृष्टि के सीने से लगी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो रो रही है। तनिष्क जल्दी से आगे की तरफ आया और बोला, क्या हुआ पंक्ति, तू रो क्यों रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर पंक्ति सृष्टि के सीने से अलग हुई और झट से तनिष्क के सीने से लग गई। तनिष्क को वहां पर देखकर अब रीवा की आंखें बड़ी हो गई थी। बेशक से पंक्ति कुछ और से कुछ कहे ना कहे, लेकिन तनिष्क के सामने वो कुछ भी बोल सकती थी। वो जल्दी से आगे की तरफ आई और पंक्ति के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, कुछ कुछ नहीं हुआ तनिष्क, एक्चुअली बहुत सारे पटाखे जल रहे थे तो पंक्ति एकदम से डर गई। तुम तो जानते ही हो उसे कि पटाखों से कितना डर लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि के साथ बाकी सब भी हैरान थे। बेशक से प्रांस ने पंक्ति को सुनाया था, लेकिन तनिष्क को सब कुछ जानने का हक बनता था। प्रांस का सुनाना गलत हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसे सच में गलतफहमी हो गई हो। और तनिष्क इतना मैच्योर था कि वो इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता था। सृष्टि कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रीवा बोल पड़ी, आई एम सो सॉरी आंटी, एक्चुअली क्या है ना कि कभी कभी पंक्ति ऐसे ही डर जाती है तो उससे छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है। बट आप प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिएगा इस बारे में, पंक्ति बहुत इनोसेंट है, अब हम चलते हैं। ये बोलकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे रीवा का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा और वो सोच रही थी कि वो प्रलय से इस बारे में बात करेगी। प्रलय फिलहाल वहां पर मौजूद नहीं था, अगर होता तो अब तक तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर चुका होता। तनिष्क पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, आओ घर चले पंक्ति, मुझे पता था तुम पटाखों से डर जाओगी, पर आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं परीक्षा से बातें करते हुए पीछे की तरफ चला गया और कब इतना वक्त हो गया मुझे पता ही नहीं चला, आई एम सो सॉरी। ये बोलते हुए वो पंक्ति को बड़े ही प्यार से हैंडल कर रहा था और पंक्ति की आंखों में आंसू थे। काश वो तनिष्क को बता सकती, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। वो बस यूं ही तनिष्क के सीने से लगी रही और तनिष्क अब सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी, अगर आपके फेस्टिवल में पंक्ति की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो। सृष्टि झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, फिलहाल तुम पंक्ति को संभालो, उसे संभालना ज़रूरी है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। ये बोलकर वो मुस्कुराई। तनिष्क और रीवा वहां से पंक्ति के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गए और परीक्षा सृष्टि के सीने से लग गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब देखकर उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उनके जाने के बाद सृष्टि ने आश्रय के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था आश्रय। आश्रय हैरानी से बोला, आप मुझे ये बात कह रही हैं मॉम, क्या आपको लोगों की पहचान नहीं है? क्या आप नहीं जानती पंक्ति सच में इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कभी भी जानबूझकर नहीं किया होगा। हो सकता है उससे कोई गलती हो भी गई हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गुनाहगार हो गई। हम उसे ऐसे डांट नहीं सकते हैं, ऐसे डांटने से तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाएगी। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन प्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझो ना बेटा, वो पंखुड़ी के लिए प्रोटेक्टिव फील करता है और ऑब्सेसिव भी। अगर पंखुड़ी को कोई तकलीफ होगी तो उसे गुस्सा आएगा, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ ना गलती तुम्हारी है, ना पंक्ति की, ना पंखुड़ी की और ना ही प्रांस की, बस सिचुएशन गलत थी, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये बात बस यहीं पर रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। आश्रय अब तुरंत अंदर की तरफ चला गया। बाकी सबका मूड भी अब थोड़ा थोड़ा स्पॉयल हो गया था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग ठीक भी हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूम में पंखुड़ी प्रांस की गोद में बैठी थी। वो उसकी गोद में पूरी तरह से सिमटी हुई थी और प्रांस उसे किसी बच्चे की तरह पैम्पर कर रहा था।
उसने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, जैसे अभी भी उस पर वो चिंगारियां लग रही है और वो उसे बचा रहा हो। उन दोनों को देखकर बस मुँह से एक ही बात निकलती थी कि अगर प्यार हो तो ऐसा हो, वरना नहीं हो। फ्रांस ने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कपड़े तो चेंज कर लो बच्चे, सारे कपड़े खराब हो चुके हैं तुम्हारे। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, मुझे डर लग रहा है। फ्रांस तुरंत बोला, मेरे होते हुए भी तुम्हें डर लग रहा है? पहले कुछ होने दिया क्या तुम्हें जो अब होने दूंगा? और अब तो कुछ है भी नहीं ऐसा, हम दोनों रूम में हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने झट से फ्रांस को कसकर पकड़ लिया। फ्रांस उसके एहसास समझ चुका था, पंखुड़ी शर्मा रही थी। वो कुछ देर यूं ही उसके बालों को सहलाता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने फिर से पूछा, अब मैं सच कह रहा हूँ, अब अगर तुम नहीं उठी और तुमने अपने कपड़े चेंज नहीं किए ना, तो मैं खुद से तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा। फिर मुझे मत रोकना, और मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ, तो कोशिश भी मत करना। ये बोलने के बाद उसने पंखुड़ी के जवाब का इंतज़ार किया। पहले तो पंखुड़ी ने उस पर अपनी बाहें कसती थी, जिससे फ्रांस को जवाब मिल गया था, लेकिन इस बार तो उसने कोई भी हलचल नहीं की। फ्रांस ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो देखा पंखुड़ी की आंखें बंद हो चुकी थी। फ्रांस ने उसके चेहरे को छोड़ा और अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसकी बीबी सच में कुंभकर्ण की बहन थी। इतनी जल्दी तो कुंभकर्ण को भी नींद नहीं आती होगी जितनी जल्दी उसकी बीबी को आ जाती थी। वो आराम से उसके सीने से लगी हुई सो रही थी और उसके चेहरे पर सुकून भी था, जबकि पहले वो डर रही थी। फ्रांस उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, पता नहीं कब वो रात आएगी रोज पेटल, जब मैं तुम्हें प्यार करूंगा और तुम उस दिन एक पल के लिए भी नहीं सो पाओगी। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। ये बोलते हुए उसने सपना सिर हिलाया। उसके होठों पर अब एक मुस्कुराहट थी। उसने पंखुड़ी को बिस्तर पर अच्छे से लिटाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। उसने तो पंखुड़ी को वार्निंग दी थी कि वो उसके कपड़े बदल देगा, बेशक से फिर वो उसे रोकती रहे, वो नहीं रुकेगा। अब पंखुड़ी सो गई तो उसमें उसकी क्या गलती थी? उसके पास तो मौका था अपनी बात को पूरा करने का, और भला वो ये मौका अपने हाथों से कैसे ही जाने दे सकता था? वो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।